नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान आरपीएससी के द्वारा परीक्षाएं देते हैं और उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह जो परीक्षाएं होती है और आरपीएससी द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जाती है, तो आयोग द्वारा एक लेटर जारी किया गया। कुछ नियम और निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। कुछ निर्देश मतलब स्पष्ट किए गए फॉर्म भरने से लगा के, और जो समस्याएं नहीं हो इनको। तो ये 20 तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन आया था मेरे पास में। थोड़े समय की कमी के कारण मैं इसका वीडियो पहले नहीं बना पाया था और विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए। तो आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपन समझ लेते हैं कि आरपीएससी ने क्या चेंजेस किए हैं। देखो, जो राजस्थान सेवा नियम है उनमें जो बदलाव हुआ था वो वीडियो मैंने बना दिया था और काफी सारे विद्यार्थियों ने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। उनसे संबंधित जो बदलाव हुए थे वो इन जो अभी नए नियम आरपीएससी ने बताए हैं, निर्देश दिए हैं, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो जिक्र है उनसे संबंधित अपन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने इसी जो नोटिफिकेशन जारी किया था इसी का ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे ये आपको डेट थोड़ी सी दिख नहीं रही होगी, ये 20/2/2024 का है। यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं 22 फरवरी को, ये 20 फरवरी का है। और ये मैं टेलीग्राम पे भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम पे और अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसमें एक ये है ना मिस टाइप है, इसको थोड़ा सा, ये है शैक्षणिक, ठीक है, और योग्यता। तो मतलब ये यहाँ पे जो दे रखा है इसी को मैंने बड़ा करके थोड़ा सा यहाँ पे लिया, आप लोगों को स्पष्ट दिख सके। तो एक एक चीज को अपन समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कष्ट नहीं हो और आसानी से चीजें क्लियर हो जाए। देखो क्या है, मतलब स्पष्ट किए गए हैं निर्देश। विज्ञप्ति में भी ये चीजें आती है, लेकिन क्या है, विद्यार्थी ध्यान कम देते हैं। देखो क्या है, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी कि उसकी शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव और आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। कि भाई जो जो नियम आप उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तभी आवेदन भरना है, इसके अलावा आवेदन नहीं भरना है, ठीक है। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि यानी संशोधन तिथि भी दी जाएगी, जो भी आगामी परीक्षाएं होगी उनसे रिलेटेड है, ठीक है। उस संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन को प्रत्याहरित यानी कि विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। जैसा कि अभी पशु परिचर के फॉर्म भरे गए हैं उनमें भी विड्रॉल का ऑप्शन आया है, 7 दिन तक वो रहता है। तो भाई जिसको लगता है कि मैं इस क्राइटेरिया में नहीं था, भूलवश भर दिया है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भर दिया, तो उसे प्रत्याहरित यानी विड्रॉल कर लेना है। ये इसलिए भी किया गया आयोग द्वारा कि अनावश्यक फॉर्म की संख्या नहीं बढ़े और जेन्युइन जो है अभ्यर्थी वही आए, यानी कि सही अभ्यर्थी आए, फर्जी कैंडिडेट कम हो जाए, इस कारण भी ये चीजें की गई है। तो वो भी दिया जाएगा, विड्रॉल का ऑप्शन अब हर वैकेंसी में लगभग देखने को मिलेगा। अब आपको बिना कुछ जाने समझे विड्रॉल नहीं करना है। कई सारे पशु परिचर के विद्यार्थी है, उन्होंने विड्रॉल कर लिया। कैसा, हमें तो पता नहीं था, विड्रॉल कर लिया। अरे भैया, जब पता ही नहीं था तो पहले पता करना चाहिए। आप डायरेक्ट जो है विड्रॉल कर ले। विड्रॉल करने का मतलब प्रत्याहरित है, आपने फॉर्म वापस खींच लिया है, यानी आप परीक्षा नहीं देना चाहते, आपके हिसाब से वो फॉर्म जो है भूलवश भरा गया था। अब ये पूछते हैं विद्यार्थी के सर अब क्या होगा, तो अब तो भैया आयोग ही बता सकता है। हमारे पास भी इसके संबंधित कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि प्रत्याहरित कर लिया है तो उसके बाद में क्या है। तो ये तो फिर आपको आयोग में संपर्क करना पड़ेगा यदि भूलवश हुआ है या कैसे भी। तो ये पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने बीच में बता दिया है। पहला जो है इसके अंदर स्पष्ट की हुई चीज ये थी। अब आते हैं अपन दूसरी चीज पे, ठीक है, कि दूसरा जो है निर्देश क्या है। तो देखो, असत्य और गलत सूचनाओं के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। यानी कि आपको पता है कि गलत सूचना है, फिर भी आपने भर दिया है और प्रत्याहरित भी नहीं किया, विड्रॉल भी नहीं किया है, तब ये क्या हो जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र घोषित किए जाने पर, आखिर में जांच तो होती है चीजों की, आपने परीक्षा पास भी कर दी लेकिन डॉक्यूमेंट चेक में आप पकड़े गए, तो उसके बाद में अपात्र घोषित किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, विवर्जित यानी कि डीबार किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने लायक चीजें, ये पहले ध्यान रखनी होती है फॉर्म भरने से पहले। फिर बाद में आप लोग जो है फॉर्म में गलतियां कर लेते हो, उसके बाद में पूछते हो ना इधर उधर, तो पूछो नहीं कोई भी चीज, ये इसीलिए स्पष्ट किया गया है आयोग द्वारा। और मेरे ख्याल से प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी को इतना तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि वो वैकेंसी को पढ़कर समझ सके, विज्ञप्ति जो आती है ना उसे पढ़कर समझ सके, ताकि आप लोगों का फायदा जो है दूसरे लोग नहीं उठाए। जितना आप खुद इन चीजों को समझोगे
तो क्या है, आप आत्मनिर्भर बनोगे और आप उस पोस्ट के लायक बनोगे। तो पोस्ट के लायक बनना पहले जरूरी है। आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट मैंने इसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे बड़ा करके ले लिया ताकि आप लोगों को दिख जाए, और दिखना नहीं भी है तो मुझे ध्यान से सुन लेना, मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। देखो समझो क्या चीज है कि जो सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है, जो भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो अनुभव का इंद्राज करने पर शैक्षणिक योग्यता भर दी और अनुभव से संबंधित जानकारी कर दी, इंद्राज कर दिया यानी भर दिया है, इसकी पुष्टि हेतु, इसके वेरिफिकेशन हेतु एक ओटीपी आएगा बीच में, फॉर्म भरते समय बीच में ही ओटीपी आएगा एक। तो ओटीपी आएगा, ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियां इंद्राज होगी। उस मोबाइल पे वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा बीच में, जब ये आधा फॉर्म भर जाएगा आप इतनी प्रविष्टियां कर लोगे, जब आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा और बाकी का फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि है तो अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। एक तो आ जाएगा आधे बीच में, शैक्षणिक योग्यता अनुभव वगैरह भर दिया, तब आएगा बीच में वेरीफाई कर दिया, इसके बाद में आपके आएगा पूरा फॉर्म भर जाएगा, तब एक और ओटीपी आएगा और ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एक एक चीज समझ लेना ध्यान से ताकि कहीं वापस पूछना नहीं पड़े। दूसरा ओटीपी जब पूरा फॉर्म भर दिया है तब वापस आएगा और उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद में आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। यदि ये जनरेट हो गया है तो ही एप्लीकेशन वेरीफाई मानी जाएगी, यानी कि वो आयोग में पहुंच चुका है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से, यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो है आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है यह है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, जब तक एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हो जाते। जनरेट हुआ है एप्लीकेशन नंबर यानी कि आपका फॉर्म जो है सकुशल आयोग तक पहुंच चुका है, भैया आयोग ने उसे प्राप्त कर लिया है, तभी आयोग ने एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया है। यदि एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप ये मत समझना कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आप क्या करते हैं कि प्रीव्यू देख लेते हैं फॉर्म का, और कई जने ये गलती कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म हो गया सबमिट। प्रीव्यू को फॉर्म का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यहां पे स्पष्ट लिख दिया है कि प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा यदि एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुए, यानी फॉर्म जमा नहीं हुआ है। आपको वो सब व्यवस्थित तरीके से भरना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, बड़ा क्लियर दे रखा है। दो तो ओटीपी आएंगे, एक पहले बीच में आ जाएगा जब योग्यता वगैरह भरोगे, दूसरा पूर्ण होने पे आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। ये है इसका तीसरे पॉइंट का कंक्लूजन। ठीक है, अब समझते हैं चौथा पॉइंट क्या है। देखो बहुत अच्छा काम किया आयोग ने कि ये निर्देश स्पष्ट कर दिए। हालांकि हर वैकेंसी जो आएगी, विज्ञप्ति आएगी, उसके अंदर भी ये निर्देश आएंगे, लेकिन अपर पढ़े टाइम थोड़ी है, कहीं तो पढ़ा कोई भी नहीं पढ़ता। अब विज्ञप्ति है ना, मैंने देखा है 90% स्टूडेंट विज्ञप्ति पढ़ते ही नहीं है ढंग से। अपर के काम रीड बता दी मित्र वालों, या कोई गुरुजी बता दे, क्या कोई यूट्यूब वाला बता दे, लेकिन होता ही है यदि आपको आपकी पोस्ट खुद लेनी है, आपको नौकरी अपनी खुद लेनी है, तो आपको विज्ञप्ति पढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा घंटा भर लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप खुद स्पष्ट हो जाओगे अपने मामले में कि हाँ भैया ये चीजें हैं। देखो चौथा पॉइंट है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि। अब आयोग ने जो एग्जाम डेट घोषित की है तिथि से 60 दिवस पूर्व, यानी कि 2 माह पहले, कितने 2 माह पहले 7 दिन के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा। कई बार विद्यार्थी करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन गलत भर देते हैं और फिर वहां पे तो देखो मटर गश्ती करते हैं। कई बार ई मित्र के वहां पे जाते हैं तब और ध्यान नहीं देते हैं। ई मित्र वाला कहता अभी चेक कर लो, चेक कर लो, अरे रेडी है, मेरे विश्वास है तेरे माथे। विश्वास नहीं, विश्वास गोटा दे दिया करे कई बार। ठीक है, तो वहां पे क्या ध्यान नहीं देते, बाद में घर आके होश आता है कि अपने तो वहां पे ये गलती कर दी। बाद में घर आके चेक करते ना शांति से, और बेटा ये तो गलती कर दी। तो वहां पे जब गलती कर भी दी है तो फिर बाद में क्या कई जगह पूछते हो आप। अब आप लोगों के लिए एक सुविधा और की गई है कि आप गलती करके आ गए हो, ठीक है, या भूलवश भी गलती हुई है, तो क्या होगा कि 2 महीने पहले 7 दिन के लिए फॉर्म वापस एडिट के लिए खुलेंगे। ठीक है, एडिट के लिए खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त
अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त आपने जो गलतियां की है वो संशोधन किया जा सकता है। अब कई टावर भोला टावर आज कहते गुरुजी आधार कार्ड में मेरे पिताजी का नाम सही कौन, क्या करूं, सही करा, वो यहाँ आरपीएससी थोड़ी करेगी, आधार कार्ड में जहां पे संशोधन होता है वहां जाके करो। गुरुजी मेरे पीछे चौहान लगड़ो है और भी मैं फॉर्म में मैं लगाए कौन, क्या करूं, तो क्या करूं बेटा, पहला ध्यान रखना चीजें है। जब मरने के टाइम याद आता है कि स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है, पहले काम ही ऐसे करो कि बाद में याद नहीं आए कि स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है, अपने आप तय होगा। तो यहाँ पे पहले पूरी तैयारी करके रखनी है सारी की सारी, ताकि कभी किसी को पूछना नहीं पड़े कि आधार कार्ड में नाम। एक तो क्या करना है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट में सभी जगह समान नाम होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी इधर उधर मत करो, ठीक है। यदि नहीं है तो करवाओ सही, क्योंकि बाद में फिर अफरा तफरी में क्या होता है, पढ़ाई भी नहीं होती ढंग से। तो ये चीजें, तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यदि की है तो इनके अलावा आप संशोधन कर सकते हो। वैसे तो ये मेरे हिसाब से तो जो वास्तविक सही स्टूडेंट है और सीरियस स्टूडेंट है ना, उन्हें तो संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने भरे कई फॉर्म, हमने कभी संशोधन नहीं किया, क्योंकि वहां पे जो है सीरियस होके देखते थे कि हाँ भैया कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारी जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो थोड़े से सीरियस कम होते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए, यानी कि नकल मारते हुए, ठीक है, और या फिर अभद्र व्यवहार के लिए, या फिर वहां पे परीक्षा हॉल में आपने सही व्यवहार नहीं रखा है, अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं में, साक्षात्कार में आदि से विवर्जित किया है, यानी कि डी बार किया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में, साक्षात्कार में, ठीक है, आरपीएससी या यूपीएससी अन्य किसी भर्ती संस्थानों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी कि कितने टाइम के लिए डी बार किया है तो उस समय के लिए डी बार ही माना जाएगा। यूपीएससी का भी जिक्र है साथ में, ठीक है, आरपीएससी के साथ में यूपीएससी का भी जिक्र है, तो वहां डी बार है तो उस अवधि के लिए डी बार ही है, उसके बाद में वो अवधि निकल जाएगी तब वो योग्य होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने, ठीक है। ये चौथा और पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट में क्या निर्देश दिए देखो कि विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी महिला अभ्यर्थी, ठीक है, महिलाओं के लिए ध्यान से सुन लेना, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, जब लास्ट डेट है फॉर्म की तब तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री, ये नंबर दे रखा है क्रमांक में, पारित निर्णय अनुसार, ठीक है, इसमें जो ये फैसला आया था, अब ये क्या फैसला है या क्या है तो ये आपको अधिवक्ता से पता चल जाता है। जो इस श्रेणी में महिलाएं आती हैं उन्हें पता होता है, पता नहीं है तो अधिवक्ता इसके मामले में आप लोगों को ये जो है फैसला आपको बता सकते हैं कि ये निर्णय था इसका। इसमें प्रस्तुत करने पर ही, इस नियम के अनुसार आप आवेदन प्रस्तुत करोगे तभी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये मैटर जिस अधिवक्ता के थ्रू हुआ है या फिर नहीं भी हुआ तो किसी अधिवक्ता से सलाह लेके ये फैसला आप ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत रहते हुए ये आप लोगों को लगाना होता है, तब आपको आरक्षण में छूट मिलेगी। आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए कि गलती पेपर में रहनी नहीं चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि 150 प्रश्न का या 200 प्रश्न का कोई प्रश्न पत्र बनता है और उसके लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित होती है कि ये एक्सपर्ट्स है और ये पेपर बनाएंगे, यानी कि उनको सवाल ऐसे ही लेने चाहिए जिसपे ऑब्जेक्शन नहीं हो, विवादित तो लेने ही नहीं चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज से लेने चाहिए, जिसके दो उत्तर माने नहीं हो एक ही माने हो वही लेने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होने पड़े। यहां पे ये है कि पैसा वापस मिलेगा अब ऑब्जेक्शन पर, लेकिन होना यह चाहिए कि पेपर ऐसा बनना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्शन लगे ही नहीं, ठीक है, तो मानसिक रूप से परेशानी नहीं हो विद्यार्थी को। यहां पे क्या है देखो, आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा, फीस रिटर्न की जाएगी। अब आपसे एक प्रश्न का मान लीजिए 100 रुपए लिए या 1000 रुपए लिए और उस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार सही माना गया है, आयोग ने चेंज किया है, तो आपको उसका पुनर्भुगतान होगा, और उसके अनुसार चेंज नहीं हुआ है, आयोग ने खुद का ही तर्क रख के उसको ही सही माना है, तब पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यदि सही है, देखो आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज है कि पहले तो आते ही नहीं थे पैसे, वापस गए जो गए, ठीक है, लेकिन ये वापस पुनर्भुगतान किया जाएगा, ये अच्छा पॉइंट है, ये दे रखा है 7वें नंबर पे, ठीक है। चलिए 8वां बताता हूं। 8वां पॉइंट ये कहता है आपसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम या समीक्षा परीक्षाओं के लिए परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। भाई काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद में जो है विस्तृत आवेदन पत्र जो प्राप्त किए जाते हैं, तथापि
कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। अब कोई भी कारण हो सकता है इसके पीछे, किसी ने प्रस्तुत नहीं किए हैं जबकि मांगे जाते हैं सबसे, ठीक है। तो उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। पहले तो देखो कोई इतनी ढिलाई रखता नहीं है, फिर भी इतनी ढिलाई रख दी है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसने आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किए हैं, तो उसको नोटिस जारी करके भाई कह जाएगा कि भैया आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना है, तभी आपको इस दौड़ में शामिल किया जाएगा। तो इन्हें एक मौका और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि कोई अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भिजवाया जाएगा। भाई मान लो कि नोटिस जारी हुआ, वो भी नहीं मिला, लेकिन उसी जिस दिन नोटिस जारी होगा उस दिन मैसेज भी आएगा, टेक्स्ट मैसेज, तो पता चल जाएगा कि भैया हाँ मैं इस दौड़ में शामिल हूं। और इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित की जाएगी। जो टॉप समाचार पत्र चल रहे होंगे, कोई भी हो, भले मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसमें जो है सूचना प्रेषित की जाएगी। अवसर दिए जाने की उक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी। मतलब कितने जरियों से सूचित किया जाएगा। अब इसमें तो सिर्फ वही वंचित रह सकता है जो वास्तव में या तो आना ही नहीं चाहता, या फिर उसने एग्जाम किस हिसाब से दिया वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अभ्यर्थी को नौकरी लेने के लिए खुद भी तो एक्टिव रहना पड़ता है। वो खुद भी चाहता है कि मुझे किसी जरिए से सूचना मिले, तो इतने जरिए से सूचना मिलेगी, फिर भी एक्टिव नहीं है, यानी कि वो नौकरी लेना नहीं चाह रहा है। एवं इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तो था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट देखो, 8वें पॉइंट से रिलेटेड है। उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। मतलब फिर बाहर समझा जाएगा। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हो गई, तब तक जो है आपका रेस्पॉन्स कुछ नहीं रहा, शून्य रेस्पॉन्स रहा, नील रेस्पॉन्स रहा, तो फिर बाद में आपको माना जाएगा कि आप इच्छा नहीं रखते हो, आपको फिर बाहर कर दिया गया। इनके बाद में भले जायन थे माता फोड़ो तो भी थान माए नीले में, यानी कि एक्टिव रहना जरूरी है। और इतनी तरीके से एक्टिव रखने का आयोग काम भी करेगा, फिर भी कोई नहीं लेता है तो फिर उसको बाहर ही समझा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ यहाँ पे संलग्न करें होना चाहिए, या करें ये है, तो मतलब प्राप्ति जो है प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें। मतलब आप लोग जो शुल्क भरते हो उसकी रिसिप्ट भी आप लोगों को संभाल के रखनी है, कभी भी मांग सकते हैं। फिर बाद में फिर नहीं होती है तब क्या टेंशन होती है कि अब क्या होगा, हमें बाहर कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो ये कुल मिला के 10 जो है निर्देश दिए हैं, नियम तो नहीं कहूंगा मैं, 10 जो है निर्देश जारी किए हैं आयोग ने कि नई भर्तियों के अंदर अब ये चीजें होगी। इसे एक बात और पता चलती है कि आयोग जो है अब एक्टिव है, तो आने वाले समय में, अब पता नहीं आचार संहिता कब लगने वाली है, तो आने वाले समय में वैकेंसीज तो आप लोगों के खूब आने वाली है। और अब कंपटीशन भी तगड़ा होता है, तो आप लोगों को समय पे जाग जाना है और कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ना। यदि वास्तव में आपको एक सीट गवर्नमेंट में चाहिए, गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर आप लोगों को सरकारी सेवा के अंदर एक सीट चाहिए, तो आपको देखो नियमित तो होना पड़ेगा। जो नियमित है वही जो है इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। इसके साथ ही बता दूं, वे विद्यार्थी जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीजीडी हमेशा की तरह ही निःशुल्क बैच लेकर आया है, और इसे चलाते हुए भी मुझे 3 से 4 महीने हो गए, बहुत सारा कोर्स कवर कर दिया है। ये टाइम टेबल है, इसका देख लेना आप, और फैकल्टीज का परिचय भी है, नाम भी है, सारी सूचनाएं दे रखी है। बाकी आप इसी चैनल की अपने गौरव ज्ञान धारा की प्ले लिस्ट में जाके आराम से जो है क्लासों को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न से नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। कल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है टॉपिक वाइज, और पहली बार जीजीडी कॉम्बो लेके आया स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट को और फायदा हो। तो देख लेना, जो भी सूचनाएं हैं सारी अपने इसी चैनल पे है, और भी कोई अपडेट आएगी आरपीएससी से रिलेटेड तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी थोड़ा सा देखो एक्टिव आप लोगों को भी रहना है, हो सकता है कि हमारी नजर से भी कोई सूचना मिस हो जाए, तो आप लोगों को जो है एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, आप नोरा फतेही की रीलें देखो, वो देखो, ये जरूरी नहीं है, इसको एक्टिव रहना नहीं कहते। एक्टिव रहने का मतलब है आपके पास में सही सूचनाएं सही समय पे आने चाहिए। आप लोगों के पास में ग्रुप्स भी ऐसे होने चाहिए जो आपको अपडेट रखें, आप लोगों के पास में लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आप लोगों को अपडेट भी रखें, साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी दें।
नेगेटिविटी फैलाने वाले और टाइम को पास करवाने वाले नहीं होने चाहिए। टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना है, ये बात ध्यान में रखना और इसी चीज को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। बाकी हम तो है ही आप लोगों के साथ में, पग पग पे साथ देने के लिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।